नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आवागमन का सबसे सुगम, सरल और सुरक्षित जो परिवहन का जो साधन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत देश अगर शरीर है तो उसकी जो नसें हैं वो भारतीय रेलवे है। जी हाँ, ये जो भारतीय रेलवे रूपी जो नसें हैं वो रोजाना लाखों जो यात्री हैं उनको सुरक्षित परिवहन करवाती है, जो भारतीयों की एक तरीके से जीवन रेखा बन चुकी है। जो भारत हमारा देश है उसको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि भारत देश अगर शरीर है तो भारत देश में, इस शरीर रूपी भारत देश में कई ऐसे तंत्र हैं जो भारत रूपी शरीर को मजबूत बनाते हैं। इसी तरीके से भारतीय रेलवे रूपी तंत्र को भी कई ऐसे अंग हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि बहुत बड़ा एक खंड है जो इन सब को मिलकर भारतीय रेलवे को सुरक्षित बनाता है, सशक्त करता है। उसमें एक महत्वपूर्ण भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग है उत्तर पश्चिमी रेलवे, जो लगातार सफलता की एक नई कहानी रच रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और इसी का उत्कृष्ट परिणाम है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विजन को साथ में लेकर चल रहा है। और इस पूरे विजन को साकार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ सर। और आज बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आज के जो खास मेहमान हैं अमिताभ सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सर के साथ में आज हम चर्चा करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो अब तक का सफर रहा है वो कैसा रहा है, और निकट भविष्य में उत्तर पश्चिमी रेलवे सफलता की कौन सी नई कहानी लिखने जा रहा है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में अमिताभ सर मौजूद हैं। अमिताभ सर से चर्चा करूं उससे पहले मैं उन सर का परिचय करवा देता हूं। आप अमिताभ सर हैं, आप उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं, आप 1987 बैच के यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय रेलवे में आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर बड़े ही उत्कृष्टता के साथ काम किया है, और आपकी इसी उत्कृष्टता और कार्यकुशलता को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। अमिताभ सर, सबसे पहले आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। जी सर, आपके साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, आप उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो अब तक का जो सफ़र रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट के दौर में बहुत आगे बढ़ गया है, और पहले बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है जबकि यहाँ पे अधिकांश जो रेलखंड है वो मीटर गेज हुआ करता था, और मीटर गेज के बाद फिर वो ब्रॉड गेज हुआ, फिर इलेक्ट्रीफाई हुआ, फिर डबल लाइन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कवच की स्थापना, ये सब कुछ जो कार्य हैं ये पिछले कुछ वर्षों में संपादित हुए हैं। और अब उत्तर पश्चिम रेलवे अपनी जो मीटर गेज रेलवे की, या एक स्लो रेलवे की, या एक बोला जाए कि जहाँ पे कि लेस कवरेज जहाँ एरियाज़ की थी उससे निकल के अब एक मेन लाइन रेलवे के रूप में स्थापित हुआ है। और जिस प्रकार से जो पहले जो जोन्स थे, जो हमारी जिसको हम ए रूट बोलते हैं, दिल्ली हावड़ा रूट, दिल्ली मुंबई रूट, जो वहाँ पे जो फीचर्स हैं रेल परिचालन के, जो उनकी स्पीड्स हैं, जो उनकी सिग्नलिंग प्रणाली है, जो उनके ट्रैक के सिस्टम्स हैं, वो भी सारे यहाँ पे अडॉप्ट किए जा चुके हैं, और बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर आपने। वक्त का एक दौर था जब हमने राजस्थान में नैरो गेज देखा, मीटर गेज देखा, अब ब्रॉड गेज देख रहे हैं, वंदे भारत का दौर भी देख रहे हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करी जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष की बात करी जाए तो जो वित्तीय वर्ष है वो काफ़ी कुछ सफलतापूर्वक रहा है, काफ़ी सफलता का काफ़ी सफ़र तय किया है। पिछला वर्ष जो 2025-26 हम वित्तीय वर्ष जिसको बोलेंगे, उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स
हम लोगों ने करीब 18.5 करोड़ के ऊपर यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। लोडिंग हमारी दूसरी दफ़े पूरे इतने इतिहास में ऐसा हुआ है कि 30 मिलियन टन के ऊपर लोडिंग रही है। रेवेन्यू जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है रेलवे की परफॉर्मेंस का, वो रेवेन्यू भी हमारी पिछले साल के मुकाबले करीब 7.5 से 8% अधिक रही है और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हम लोगों की रही है। पहली दफ़े ऐसा हुआ है उत्तर पश्चिम रेलवे में जबकि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो कि खर्चा और अर्निंग का रेशियो होता है जी, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 के नीचे आया है। और जितनी भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रैफिक हो, चाहे गुड्स ट्रैफिक हो या पार्सल ट्रैफिक हो, एडवर्टाइजिंग हो, सभी में नॉन फेयर रेवेन्यू हर स्ट्रीम में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग 100 के नीचे प्राप्त करने में सफल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। इस तरीके से जो प्रयास है, जो समेकित विकास की ओर हमें लेकर जाते हैं, और इसी का परिणाम रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत हर्ष की विषय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे को अपने 2025 वर्ष की परफॉर्मेंस के आधार पे गोविंद बल्लभ पंत शील्ड से नवाजा गया, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सारे जोन्स के में उत्तर पश्चिम रेलवे को रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसके अलावा वैगन मेंटेनेंस की भी शील्ड सारे जोन्स में से उत्तर पश्चिम रेलवे को दी गई और बेस्ट रनिंग रूम उत्तर पश्चिम रेलवे का अजमेर मंडल का आबू रोड का रनिंग रूम है, उसको भी शील्ड प्रदान की गई नेशनल लेवल पे माननीय मंत्री जी के द्वारा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में ये शील्ड्स प्रदान की गई उत्तर पश्चिम रेलवे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सभी के लिए गर्व और गौरव की बात है। सर, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे, जो भारतीय रेलवे है, वो जहां यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलवाता है, ठीक उसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रहकर कार्य करता है। तो भारतीय रेलवे है, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है, विशेषकर अगर उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करी जाए, तो पर्यावरण संरक्षण में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा पा रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि मीटर गेज का समय बहुत पीछे छूट चुका है और ब्रॉड गेज, डबल लाइन होने के साथ साथ पूरा ही जो नेटवर्क है हमारा करीब 5,600 किलोमीटर से अधिक का, वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। और हमारे पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई होने के साथ साथ 80% से अधिक हमारी जो कोचिंग ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती हैं और करीब 60% से अधिक हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हैं। और जो ये बीच का गैप है 100% और 80% या 60% का गैप, ये भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनको जैसे उनका समाधान हो जाएगा और हर पॉइंट पे पावर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे हम लोग 100% जो कोचिंग ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे। कुछ गाड़ियाँ फिर भी डीजल पे चलाई जाएंगी, क्योंकि कुछ उसमें सुरक्षा का मामला होता है। डीजल को कभी अगर ओछी में कुछ समस्या हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ की पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो उस समय भी डीजल लोकोमोटिव्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने कि अधिकांश जो ट्रेनें हैं उनका विद्युतीकरण हो जाएगा। सर, 21वीं सदी की जो महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी संचालित भी कुछ ट्रेन हैं जो चलाई जाएगी? सोलर एनर्जी से गाड़ी चलाने के प्रयास कुछ किए गए हैं, कुछ डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सोलर एनर्जी अभी तक विश्व में भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है जी। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि कुछ सोलर पैनल्स कोचेज़ में लगाए गए, उनसे जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग लोड उसको कोचेज़ का किया गया। लेकिन जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या हमारे जो शेड्स हैं, वर्कशॉप्स के शेड्स हैं, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाने का कार्य बहुत बृहद स्तर पे किया गया है और काफ़ी सोलर पैनल्स को ऐड किया गया है। पिछले कुछ साल 2 साल में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पे किए गए हैं जहाँ पे कि सौर ऊर्जा को हम लोगों ने अपने एनर्जी कंजम्पशन सिस्टम में अडॉप्ट किया है।
मतलब रेलवे से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो बिल्डिंग्स है उनमें सोलर एनर्जी का बहुत ही नवाचार के तरीके से उपयोग में किया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करने जा रहा है। सर, बहुत ही महत्वाकांक्षी एक परियोजना है कवच परियोजना, जो यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो कवच परियोजना है वो चलाई जा रही है। तो ये कवच परियोजना अगर उत्तर पश्चिमी रेलवे की बारे में बात करी जाए तो वर्तमान में इसकी क्या कुछ स्थिति है? कवच एक बहुत ही सेफ्टी को प्रमोट करने वाला एक पूरा सिस्टम है जी, जिसमें कि लोकोमोटिव्स या हम बोलें ट्रेन्स के ऊपर भी इक्विपमेंट लगता है, रोड साइड पे भी इक्विपमेंट लगता है, स्टेशंस के ऊपर भी इक्विपमेंट होता है और ये सारे ही इक्विपमेंट आपस में नेटवर्क होते हैं और गाड़ियों के सेफ संचालन में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है जी। और मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि पूरे ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कवच स्वीकृत हो चुका है जी। और इसमें से जो 1586 किलोमीटर का हमारा फेज़ 1 का कार्य है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी सारे अवार्ड हो गए हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे कार्य चल रहा है। करीब 50 से 60% कार्य भी पूरा हो चुका है 1586 किलोमीटर के फेज़ 1 के वर्क में और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल वर्क है और इंडस्ट्री के साथ भी हम लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने में। तो मुझे पूरी आशा है कि 2026-27 फाइनेंशियल वर्ष में जो सेकेंड हाफ है जी, इसमें संभवतः हम लोग करीब 250 किलोमीटर के आसपास का कवच की कमीशनिंग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कर पाएंगे। बिल्कुल। कवच पद्धति की सर हम बात कर रहे हैं तो आपसे बिल्कुल आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे कवच पद्धति किस तरीके से सुरक्षित परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा, किस तरीके से कार्य करेगी? जैसे मैंने आपको बताया कि कवच एक कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क सिस्टम है और इसमें लोकोमोटिव के ऊपर ड्राइवर को ये दिखाई पड़ता है कि हमारे आगे के सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, मैं किस स्पीड तक जा सकता हूं और अगर वो उस स्पीड को ब्रीच करने की कोशिश करता है, उससे अधिक चलने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होने का प्रावधान है जी। कभी भी किसी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन में ड्राइवर के पास SOS बटन होता है, उसको दबाने से अगल बगल की जो गाड़ियां हैं उस विसिनिटी की गाड़ियां हैं जी, उन गाड़ियों में सिग्नल जाता है, वो गाड़ियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें अभी तक जितनी भी दुर्घटनाएं रेलवे में अभी तक हुई हैं, जितनी दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत कमी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन जो भी दुर्घटनाएं थोड़ी बहुत हुई हैं या दुर्घटना होने जैसा कुछ माहौल जैसा बना है कहीं पे, तो उनमें से जो अधिकांश कोलिजन संबंधित जहाँ पे ज़्यादातर जान की हानि होती है, जान माल की हानि होती है और उन सारी घटनाओं को ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से कवर करके रखेगा। बिल्कुल। और इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी और एक बहुत ही एम्बिशियस और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा भारत का एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका पूरा जो डेवलपमेंट है पूरी इंडियन इंडस्ट्री ने किया है और बहुत शानदार काम किया है। इसमें हमारे रेलवे की जो रिसर्च इकाई है RDSO और रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे सभी ने इन सब के साथ मिलके इंडस्ट्री को पूरा यहाँ तक लेके आए हैं कि वो लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि एक भारतीय रेल की शान हो, देश की शान हो और हम लोग कह सकें कि ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। इसके पहले भी कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन जो यूरोपियन सिस्टम्स हैं या और जो सिस्टम्स हैं उनको हम लोगों ने अपने भारतीय रेल में अडॉप्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जो अपनी लोकल कंडीशंस हैं उनमें वो बहुत इफ़ेक्टिवली समाहित नहीं हो पाया, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं था। ये हमारा जो अपना इंडिजिनस कवच है जी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और हम लोगों को अभी तो ऑलरेडी काफ़ी करीब 2000 किलोमीटर के ऊपर की कमीशनिंग पूरे भारतीय रेल में हो चुकी है और बहुत अच्छा फीडबैक है इसका। बिल्कुल। जो लोको पायलट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब कवच के साथ गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आत्मनिर्भर भारत की बात करी जाए, मेक इन इंडिया की बात करी जाए और सबसे बड़ी बात सुरक्षित परिवहन की बात करी जाए तो जैसा आपने फरमाया कि पिछले कुछ सालों में वाकई में रेल की जो दुर्घटनाएं, पहले हम देखते थे कि रेल की दुर्घटनाएं होना आम बात थी, लेकिन पिछले
कई साल पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि रेल दुर्घटनाओं पे प्रभावी तौर पे अंकुश लग गया है और कवच उसमें और ज़्यादा अपनी भागीदारी निभा पाएगा। सर, उत्तर पश्चिमी रेलवे की अपन 2025-26 के बारे में बात करी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचनाओं के विकास में कितनी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? देखिए, ये बड़ा एक गोल्डन पीरियड है जी। भारतीय रेल के लिए, भारत के लिए और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए भी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो कैपेक्स का इन्फ्यूजन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और योजनाएं न केवल स्वीकृत हुई हैं बल्कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसको बहुत ही आसान तरीके से मुहैया कराया गया है। जो नीतिगत परिवर्तन है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे हो पाए, ये भी बहुत एम्पावरमेंट किया गया है, जिसका नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पे कई सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो दोहरीकरण के प्रोजेक्ट्स हों, न्यू लाइन के प्रोजेक्ट्स हों, कुछ बचा हुआ जो मीटर गेज का सेक्शन है उसका ब्रॉड गेज कन्वर्जन का के प्रोजेक्ट हों, करीबन 1500 किलोमीटर के ये प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं। पिछले 2 से 3 वर्षों में अधिकांश ये सैंक्शन हुए हैं प्रोजेक्ट्स, और हम लोग पिछले वर्ष जो कि अभी अभी निकल के गया है इसमें करीब 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर की हम लोगों ने इसमें कमिश्निंग की है। और जो कमिश्निंग अब आने वाले वर्ष हैं इसमें इससे कहीं ज़्यादा कमिश्निंग दिखाई पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो इस वर्ष का लक्ष्य है वो 300 किलोमीटर के ऊपर का लक्ष्य है। पिछले साल 125 किलोमीटर किया, इस साल 300 किलोमीटर के ऊपर करेंगे, और वो 125 किलोमीटर भी हमारा पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में हमारा जो एवरेज कमिश्निंग था वो 60 से 70 किलोमीटर की कमिश्निंग थी। तो जैसा मैंने बताया कि समय बदल रहा है, उत्तर पश्चिम रेलवे बदल रहा है और बहुत सारे विकास के कार्य इस प्रकार से हो रहे हैं जी। इसके अलावा एक बहुत अहम जो एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे में, वो टर्मिनल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। टर्मिनल्स इस प्रकार से डेवलप किए जा रहे हैं कि उनके क्लस्टर्स बनाए गए हैं, एरिया स्पेसिफिक क्लस्टर्स बनाए गए हैं। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर स्टेशन पे जो जगह है बहुत लिमिटेड है जी। वहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो जितने बन गए वो उतने ही हैं, जो वहाँ पे एग्जामिनेशन की लाइन्स हैं वो जितनी बन गई उतनी हैं। लेकिन उसके पास में खातीपुरा स्टेशन को जयपुर से बड़ा टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स 6 प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। मेंटेनेंस की बहुत ही वृहद और बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगभग तैयार हैं आने वाले महीने 2 महीने में। सर, खातीपुरा का आपने जिक्र किया। सर, वक्त का एक दौर था जब रेलवे स्टेशन जाते थे तो एक चित्र उभरता था, एक छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से टिकट लेते थे और कोई आधारभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। ट्रेन अगर 3 बजे आनी है आएगी 3 बजे या 5 बजे आएगी, इसके बारे में भी कोई कन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन आज जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन जो योजना लाई गई है उसमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की जो तुलना की जाती है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। देखिए, भारतीय रेल में फिर से बताऊंगा आपको, जैसे देश आगे गया है तो भारतीय रेल भी बहुत आगे गई है जी। और जहाँ तक गाड़ियों की पंक्चुअलिटी का सवाल है उसमें ओवरऑल तो इम्प्रूवमेंट है ही है, और उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारी जो पंक्चुअलिटी परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर की वो 93% के ऊपर है। बिल्कुल सर। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर्ड परफॉर्मेंस है, इसमें कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है जी। स्टेशंस के डेवलपमेंट की बात करें, ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अमृत भारत स्टेशन, अमृत स्टेशन हम जिनको बोलते हैं मुख्य तौर पे जी। उत्तर पश्चिम रेलवे पे 77 स्टेशन हैं, करीब 4000 करोड़ से अधिक लागत पे इनको डेवलप किया जा रहा है जी। इसमें से 10 स्टेशन जो मुख्य स्टेशन हैं उन पे मेजर इन्वेस्टमेंट है, उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ वर्क है। उसमें से हमारा पहला स्टेशन जैसलमेर बन के तैयार है, दूसरा स्टेशन गांधीनगर भी आने वाले महीने 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे 67 मझौले स्टेशंस हैं जहाँ पे कि डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, उसमें से कुछ स्टेशंस का इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। 5 स्टेशंस को इनॉग्रेट कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आप लोगों को शायद ध्यान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे देशनोक स्टेशन है जो कि बीकानेर के पास है,
वहाँ पे स्वयं पधारे थे स्टेशन पे, वो स्वयं आए थे और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक हमारे मझौले दर्जे के स्टेशन पे आए और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से स्टेशन को देखा। वहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी हुई थी राजस्थान के वीर सपूतों के ऊपर, उसको भी बहुत उन्होंने देखा और बहुत सराहा। वहाँ के बच्चों से बहुत इंटरेक्ट किया जी। 5 स्टेशन हमारे ऑलरेडी इनॉग्रेट उत्तर पश्चिम रेलवे के हो चुके हैं जी। इसके अलावा हमारे 7 स्टेशन ऑलरेडी तैयार हैं और जो अगला फेज़ होगा इनॉग्रेशन का, उसमें 7 स्टेशन और भी होंगे जी। इसके अलावा इस वर्ष 2026-27 में अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसके आधार पर कह सकते हैं कि करीब 50 स्टेशन जी वो बन के तैयार हो जाएंगे और उनको वो देश को डेडिकेट किए जाएंगे। और ये सारे ही स्टेशंस बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रकार से तैयार किए गए हैं, जिसमें जो लोकल आर्किटेक्चर है, लोकल थीम है, उनको ध्यान में रखा गया है। फुट ओवर ब्रिजेस जो बनाए गए हैं, जो पहले 3 मीटर के होते थे, अभी 12-12 मीटर के फुट ओवर ब्रिजेस जहाँ बनाए गए हैं उनको बनाया गया है। लिफ्ट हैं, एस्केलेटर्स हैं, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ स्टेशंस पे होनी चाहिए, जो कि हमारे जो रेल उपभोक्ता हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जिनको मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं इन स्टेशंस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये एक बहुत शानदार काम हो रहा है और आने वाले समय में इसका आप सभी लोग इसके साक्षी होंगे। बिल्कुल साक्षी हो भी रहे हैं। यात्रियों का भी साफ कहना है कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं तो आजकल चकित रह जाते हैं कि हम कहाँ पर आ गए हैं, कि इतनी सुविधाएं मिल रही है। तो कुल मिलाकर अमृत भारत स्टेशन योजना का जो सपना देखा गया है और विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा गया है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सर, ट्रेनों की हैंडलिंग की बात करी जाए, जो हैंडलिंग क्षमता है उसकी बात करी जाए, तो उसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे के जो बड़े स्टेशन हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, वो एक तरीके से सेचुरेटेड हो चुके हैं। उनके समाधान के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये स्टेशन जितने भी हैं, जयपुर हो या बीकानेर हो, उदयपुर हो, अजमेर हो, ये सारे स्टेशंस काफ़ी हद तक लैंडलॉक्ड हैं। इनके चारों तरफ का एरिया है वहाँ बसावट हो गई है और यहाँ पे कोई विशेष डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है जी। और जो यात्री भार है, जो पैसेंजर्स के एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे को और गाड़ियाँ चलाने की आवश्यकता है, और गाड़ियों के अनुरक्षण, मेंटेनेंस, सेफ्टी चेक्स की आवश्यकता है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे में हम लोगों ने बड़ी वृहद इंटीग्रेटेड प्लानिंग की है और क्लस्टर वाइज इन स्टेशंस को डिफ़ाइन किया है। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर क्लस्टर में जयपुर के साथ साथ खातीपुरा भी आता है और एक और स्टेशन भट्टों की गली है, उसकी भी हम लोगों ने योजना बनाई है और प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। अगर हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर के पास में उमरा एक स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन टुवर्ड्स अहमदाबाद, वहाँ पे कार्य स्वीकृत है और वहाँ पे भी शीघ्र ही कार्य होना शुरू हो जाएगा। बीकानेर के पास की बात करें तो बीकानेर में लालगढ़ में रेलवे के पास काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ पे हमारा फ़ेज़ 1 सैंक्शन हो गया है, काम शुरू हो गया है। फ़ेज़ 2 भी सैंक्शन हो गया है, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गंगानगर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्लस्टराइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बहुत ही साइंटिफिक वे में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम लोगों ने टेकअप किया है, क्योंकि पास के स्टेशन पे सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ उन स्टेशंस को जो मेन स्टेशन है उसके साथ भी जोड़ना एक बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो एक लाइन से जुड़ा हुआ है तो उसको 2 लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि जो ट्रेनें हैं वो सुविधा के साथ समय से आ सकें। बिल्कुल सर, आपने जुड़ाव का जिक्र किया। सर, हाल ही में जयपुर मेट्रो फेज़ 2 को स्वीकृति मिली है। कई बार ऐसा हो भी सकता है कि मेट्रो का स्टेशन और रेलवे स्टेशन पास पास में हो, तो क्या उस स्थिति में दोनों एक कंबाइंड हो सकते हैं? उनको यात्रियों को अगर ट्रेन की अदला बदली करनी है तो उनके लिए सहूलियत के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने जा रहा है? अभी पिछले कुछ 6-8 महीने पहले जी जिस समय हम लोग जयपुर जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे, तो ये मुद्दा एक बार फिर से निकल के आया, क्योंकि जो इनिशियल प्लानिंग थी जयपुर जंक्शन स्टेशन की, मेन स्टेशन की, उसमें जो मेट्रो स्टेशन के साथ कनेक्शन था वो फिजिबल नहीं हो पा रहा था जी। उसको बनाने के लिए जितनी जगह चाहिए थी और वो जगह निकल के नहीं आ पा रही थी और वो लग रहा था कि संभवतः हो नहीं पाएगा। लेकिन जैसे स्टेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ,
बिल्डिंग्स अपनी जगह पे आनी शुरू हुई, कुछ एरिया ओपन अप हुआ, पुरानी बिल्डिंग टूटी, अगल बगल का जो इलाका था वो ठीक से दिखना शुरू हुआ और समझ में आया कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि जो मेन एंट्री है जयपुर की, वहाँ से हम जयपुर की मेट्रो है उसको भी कनेक्ट कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो जयपुर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है, उसके फर्स्ट फ्लोर से होते हुए हम उसको कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल सर। तो पुरानी बिल्डिंग का जो एक हेरिटेज नेचर है वो भी उसमें बरकरार रहेगा, समावेश हो जाएगा उसका। और बाकी जितना पोर्शन है जो कि उस बिल्डिंग से बाहर का है, वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि उस बिल्डिंग के साथ मिला के रखा जाएगा। बिल्कुल सर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यात्रियों की शिकायतें कभी रहे तो वो कहाँ पर अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं? उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं? रेल मदद ऐप है और ये मोबाइल ऐप भी है और वेब के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके माध्यम से यात्री अपनी हर प्रकार की शिकायतें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। चारों मंडलों में और प्रधान कार्यालय में इनको मॉनिटर करने के लिए, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए वॉर रूम्स बने हुए हैं जी। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे रेल मदद पे होने वाली जो कंप्लेंट्स की संख्या है और उनका जो डिस्पोजल प्रणाली है उसमें नंबर 2 स्थान पे आता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही पोटेंट तरीका एक निकल के आया है जिसमें कि रेल यात्री, रेल उपभोक्ता या उनके जो परिवार वाले हैं, अगर उनको कोई परेशानी रिपोर्ट होती है तो वो भी वहाँ तक पहुँच के हर मामले में रेलवे की हर सेवा में शिकायत का निवारण। सर, रेल वन ऐप है वो भी काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, इस ऐप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रेल वन ऐप ये ऑल इन वन ऐप है और इसमें आपको गाड़ियों की रनिंग, ट्रेन रिजर्वेशन, ये सभी जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब कुछ आप रेल वन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर ऐप है जी। सारी सुविधाएं एक में ही मिल जाती है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। सर, वंदे भारत जो पूरे देश की एक उम्मीद की एक नई किरण के तौर पर सामने आई है, उत्तर पश्चिमी रेलवे वंदे भारत को लेकर कौन सी नई वंदे भारत चलाने जा रहा है? वंदे भारत एक बड़ा लोकप्रिय प्रोडक्ट है और बहुत ही लोकप्रिय ट्रेन है वंदे भारत। अभी इस समय हम लोग वंदे भारत की जो सर्विसेज हैं, बीकानेर से दिल्ली, जोधपुर से दिल्ली, अजमेर से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ और उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में चला रहे हैं जी। और आने वाले समय में और वंदे भारत चलेंगी निश्चित तौर पे। अभी फ़िलहाल जो वंदे भारत जोधपुर से दिल्ली चलती है 8 कोच की है, लेकिन उसमें काफ़ी वेटिंग रहती है, काफ़ी लोग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा निर्णय लिया जा रहा है कि 8 कोच के स्थान पे 20 कोच की ये वंदे भारत जल्दी ही इसको अपग्रेड किया जाएगा। हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं इस निर्णय की। आने वाले समय में और वंदे भारत बहुत सारी दिखाई पड़ेंगी। वंदे भारत स्लीपर्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑलरेडी स्लीपर देश में इंट्रोड्यूस हो चुका है जी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि वंदे भारत जो स्लीपर्स हैं वो टेक्नोलॉजी पार्टनर के माध्यम से जो बनेंगी जी। फर्स्ट फेज़ में 120 जो बनेंगी उनको मेंटेन करने के लिए जोधपुर एरिया में भगत की कोठी स्टेशन पे एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन सेट डिपो बन रहा है, जहाँ पे कि ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को टेक्नोलॉजी पार्टनर की ट्रेन्स को मेंटेन किया जाएगा। बाकी भी हमारी जितनी भी मेंटेनेंस सुविधाएं हैं उनको वंदे भारत को मेंटेन करने के हिसाब से जी हम लोगों ने अपग्रेड किया हुआ है जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है सबका साथ सबका विकास, और भारतीय रेलवे उस संकल्पना को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि अमृत भारत स्टेशन न सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए बल्कि उनकी लोक संस्कृति से भी रूबरू होने का मौका दे रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे, तो उन्होंने सांगानेरी प्रिंट की कंबल कवर योजना को शुरू किया है, ताकि जो एक जिला एक उत्पाद के तहत भी जो उत्पाद वहाँ की पहचान रखता है उसको भी बढ़ावा मिले। इसमें भी उत्तर पश्चिम रेलवे की एक बहुत अच्छी पहल रही है जी। और अभी इस समय हमारी 2 ट्रेन्स में सभी एसी कोचेस में सांगानेरी प्रिंट के ब्लैंकेट कवर्स, कंबल कवर हम लोग दे रहे हैं। इसका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है जी। और इसी के आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे की सभी ट्रेन्स में जी। सभी एसी कोचेस में
ब्लैंकेट कवर्स दिए जाएंगे और उसका हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी फाइल बहुत कर दिया स्वागत है। योग्य कदम है। अंतिम प्रश्न सर, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, उसमें जो भारतीय रेलवे की जो सुदृढ़ जो स्थिति है वो कितनी मददगार साबित होने वाली है विकसित भारत के निर्माण में? भारतीय रेल ने हमेशा देश के साथ एक अहम रोल अदा किया है। हर समय पे, अच्छे समय पे या जब भी कभी कुछ और भी समस्याएं आई उस समय भी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, भारतीय रेल उसी प्रकार से जब 2047 विकसित भारत की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं तो भारतीय रेल की अहम भूमिका है, जिसको कि भारतीय रेल बहुत शान से और बहुत उत्साह से मना रहा है। और आने वाले समय में भारतीय रेल एक इम्पॉर्टेंट अंग होगा पूरे देश के विकास में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में जो हमने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें भारतीय रेलवे की सुदृढ़ होती हुई स्थिति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सर, आज आप इस कार्यक्रम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने हमें जानकारी प्रदान की, अपने विचारों से हमें रूबरू करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी राजस्थान। नमस्कार।